देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। 2014 से शुरू हुए नरेंद्र मोदी के दौर के बाद से 2024 वो पहला साल था जब बीजेपी ने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया लोकसभा चुनाव लड़ने का। पार्टी ने 26% मुस्लिम आबादी वाले केरल से अब्दुल सलाम को लोकसभा का टिकट दिया था। हालांकि केरल के मलपुरम सीट से सलाम को यूडीएफ के मोहम्मद बशीर ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। मुसलमान 2024 के चुनाव के बाद ये एक बार फिर से चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए से एक भी मुस्लिम सांसद चुनकर संसद नहीं पहुंचा। सभी पार्टियों और इंडिपेंडेंट्स को मिलाकर इस बार 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 24 ही संसद पहुंच पाए हैं। 2019 में 115 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे और 26 को जीत मिली थी। मुस्लिम कैंडिडेट्स के प्रदर्शन पर मेरे साथी हरीम ने एक डिटेल्ड स्टोरी की है। उस स्टोरी का लिंक आपको मैं इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुस्लिम कैंडिडेट्स के प्रदर्शन और पिछली बार से कम हुए मुस्लिम सांसदों की संख्या के बीच चर्चा इसकी है कि एनडीए में तो एक भी मुस्लिम नेता जीतकर संसद नहीं ही पहुंचा एनडीए से, मंत्रिमंडल में भी एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी चर्चा इसकी है कि आखिर 2024 के चुनाव में 7 फेज वाले इस चुनाव में मुसलमानों का वोट किस करवट बैठा और इसका नतीजों पर कैसा असर रहा। खास तौर पर चर्चा इसकी है कि यूपी में मुसलमानों ने 2014 से अभी तक के चुनाव में कैसे वोट किया। सवाल तो यह भी है कि बीजेपी के यूपी में इतने बुरे प्रदर्शन के पीछे मुसलमान वोटरों का जो असर है वो किस तरीके का रहा, कितना ज्यादा रहा। इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नतीजे आए हैं उसमें जाति आधारित वोटों का तो बड़ा हाथ है ही, लेकिन मुसलमानों का भी 200% हाथ है। 2014 की तरह 2024 में मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने फिर से 0 सीटें जीती। हार के बाद मायावती ने साफ कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तरह 2024 के लोकसभा में भी मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। ऐसे में उनकी पार्टी अब सोच समझकर मुसलमानों को टिकट देगी। मायावती कह रही हैं कि उनको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। बीजेपी को तो 80% हिंदू आबादी वाले अयोध्या में हारना पड़ा। पिछली बार की तुलना में बनारस में नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री बने हैं फिर से एक बार देश के, उनकी जीत का अंतर जो है वो 2 गुने से कम हो गया। ऐसे में मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि मुसलमानों ने एक तरफा इंडिया गुट वालों को वोट किया। ये एक बड़ी वजह रही कि राज्य में बीजेपी 2014 के 71 और 2019 के 62 लोकसभा सीटों की तुलना में 2024 में महज 33 सीटों पर सिमटकर बीजेपी रह गई। जाति आधारित वोटों को तोड़ने और अपने पक्ष में करने को लेकर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से टिकट बांटे उनका असर यूपी के नतीजों में देखने को साफ मिला। अयोध्या में एक दलित को अखिलेश यादव ने मैदान में उतारा और वहां पे समाजवादी पार्टी जीत गई, बीजेपी हार गई। एक और चीज बिल्कुल साफ है कि मायावती के कोर वोटरों को छोड़ दे तो उन पर किसी को भरोसा नहीं रह गया। 2024 के चुनाव में ही असदुद्दीन ओवैसी ने अपना दल कमेरावादी के साथ जो गठबंधन किया था वो मुंह के बल गिर गया। मुसलमानों के वोटिंग से ये साफ है कि न तो उन्हें मायावती और न ही हैदराबाद से यूपी की राजनीति करने आए ओवैसी जैसे किसी भी नेता पर भरोसा है। ऐसे में अखिलेश और राहुल गांधी जब इंडिया गुट के बैनर के तले एक साथ आए 2024 के चुनाव में तो मुसलमानों में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया उत्तर प्रदेश में और उन्होंने मायावती से लेकर ओवैसी तक को डंप कर दिया। बीएसपी के लिए बहुत ज्यादा गंभीर है क्योंकि यूपी में मायावती की पार्टी ने सबसे ज्यादा 19 और देश भर में 37 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। यूपी में बीएसपी के सभी 19 मुस्लिम उम्मीदवार हार गए। न सिर्फ हारे बल्कि तीसरे नंबर पर रहे, जबकि मुस्लिम वोटों के मामले में मायावती से कम्पीट कर रही समाजवादी पार्टी इंडिया गुट जो है, समाजवादी पार्टी इन पर्टिकुलर को उन 19 सीटों में से 12 पर जीत मिली जिन पर मायावती के मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे थे। कांग्रेस को इनमें से 1 सीट पर जीत मिली, इनमें से बाकी 6 पर बीजेपी को जीत मिली। 2014 में मायावती ने 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, 2014 में भी, तब भी सारे के सारे हार गए थे। इस बार 2024 के चुनाव में जब मायावती ने इतने सारे मुसलमानों को टिकट दिया था तो उन पर इंडिया गुट वालों ने वोट कटवा और बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया था। हालांकि मायावती लगातार मुसलमानों को टिकट देती रही हैं और उनसे उनके वोट की उम्मीद लगाए रही हैं हमेशा से। एक समय मुसलमान वेस्ट यूपी में मायावती के कोर वोटर हुआ करते थे। जाट और मुस्लिम वोटों के कॉम्बिनेशन की वजह से वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी का इसको गढ़ बताया जाता था, लगातार जीतती रहती थी। हालांकि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से ये बदल गया। हो ये गया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती
कि जो 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा है वहाँ पे उन्होंने 88 मुस्लिमों को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस चुनाव में मायावती को सिर्फ एक सीट पर बलिया से जीत मिली और वहाँ से उमा शंकर सेन जीत के मायावती की पार्टी से विधायक बने। वहीं 2014, 19 और 24 के लोकसभा चुनाव हो या 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को अपना उम्मीदवार कभी भी नहीं बनाया और 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने महज 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। ये तब हुआ जब उनकी पार्टी पर मुसलमानों को लेकर सॉफ्ट होने के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगते रहे। जिन 4 उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा था उनमें से 4 के 4 को जीत मिली। कैराना से इकरा हसन, संभल से जियाउर रहमान, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी, तमाम ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें जीत मिली इस चुनाव में। कांग्रेस ने तो यूपी से महज 2 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया। इंडिया गुट की इन 2 पार्टियों ने टोटली मतलब कुल मिलाकर 6 मुसलमानों को मैदान में उतारा और इसके पीछे इतने कम मुसलमानों को इंडिया गुट से टिकट मिलने के पीछे एक लॉजिक दिया गया। तर्क ये दिया गया कि मुसलमानों को इतना कम टिकट दिए जाने के बाद चुनाव हिंदू मुसलमान की लाइन पर पोलराइज नहीं किया जा सकेगा। मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गुट वालों ने भर भर के मुसलमानों को टिकट दिया, उनको अपना उम्मीदवार बनाया, मैदान में उतारा। ऐसे तमाम फैक्टर्स को देखते हुए यही लगता है कि मुसलमान जो है, मुस्लिम वोटर जो हैं, इंडिया गुट को यूपी में उनकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। मीडिया एनालिसिस में और बातें भी निकलकर सामने आई हैं जो इस बात को बल देती हैं, जैसे कि इंडिया में 14% आबादी वाले मुसलमान वोट जिहाद और घुसपैठिया जैसे बयानों को अपने दिल पे ले गए, सेंटिमेंटली इस बार वोट किया और इस वजह से मामला एक तरफा हो गया। इसी की झलक देखने को मिली इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में। इसमें निकल कर ये सामने आया कि मुस्लिम वोटों के मामले में कांग्रेस को 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। पहले उनको 33% वोट मिले थे, इस बार 38% वो हो गया। अगर इंडिया गुट की बात करें तो मुस्लिम वोटों के मामले में इस गुट को 28 परसेंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ ज़्यादा वोट मिले और इस मामले में ये बढ़कर इनका जो टोटल ओवरऑल परसेंटेज था वो 42% का हो गया। बीजेपी और उसके सहयोगियों को 3% के डिक्लाइन का सामना करना पड़ा। वहीं बीएसपी जैसे अदर्स के मामले में ये 22% तक नीचे गया। ऐसे आंकड़ों के बीच ये भी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसने मुसलमानों को इंडिया गुट के पक्ष में लाने का काम किया। उनकी मोहब्बत की दुकान वाली बात को इससे जोड़ा जा रहा है कि हाल के समय में मुसलमानों का जो हाल रहा है उसे ध्यान में रखते हुए राहुल ने जो नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो वाली बात की, उसका कांग्रेस और उनके सहयोगियों को, इंडिया गुट वालों को सीधा सीधा फायदा हुआ इस चुनाव में। हालांकि मुस्लिम वोटों के ऐसे गणित के बीच एनडीए कैबिनेट से न सिर्फ मुसलमान गायब है बल्कि स्मृति ईरानी को मंत्री पद नहीं मिलने के बाद उनके जिम्मे रहे अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी किरेन रिजिजू को दे दिया गया है। 2022 में जब मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा का जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ था तो तब वो इस मंत्रालय के मंत्री हुआ करते थे। तब वो इस मंत्रालय के मंत्री पद से हट गए और इस मंत्रालय को स्मृति ईरानी को सौंप दिया गया। स्मृति ईरानी को सौंपे जाने के पहले इस मंत्रालय के मंत्री पद पर कोई न कोई मुसलमान हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि एनडीए के लेटेस्ट कैबिनेट में धार्मिक तौर पर जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनको जगह नहीं दी गई। जिन्हें इसमें शामिल किया गया है उनमें हरदीप सिंह पुरी, रवनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन, किरेन रिजिजू और रामदास अठावले जैसे 5 नाम हैं। ये सिख, बौद्ध और ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले नाम हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एनडीए से न तो इस बार कोई मुसलमान चुनकर संसद पहुंचा है और न ही किसी भी मुसलमान को मंत्री पद दिया गया है। ये भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है। ऐसे में मुसलमानों के वोट के असर, उनकी लीडरशिप की क्राइसिस और उनके रिप्रेजेंटेशन की लगातार चर्चा होती रही है, होती रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस मामले पर आपकी क्या राय है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारुक।